नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज मध्यकाल की खास चर्चा करेंगे। ब्रिक्स देशों का सांस्कृतिक महोत्सव, कला संस्कृति से वैश्विक मैत्री का संदेश। दरअसल राजा भोज की नगरी भोपाल में देश दुनिया की कला, संस्कृति और परंपराओं का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव में विभिन्न देशों के कलाकारों ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रंगारंग प्रस्तुतियों से भोपाल को वैश्विक सांस्कृतिक मंच बना दिया। रविंद्र भवन में हुए आयोजन ने विविधता में एकता और सांस्कृतिक संवाद का संदेश दिया। आयोजन में बेलारूस, ब्राजील, इंडोनेशिया, रूस और संयुक्त अरब अमीरात और भारत के कलाकारों ने अपनी अपनी पारंपरिक एवं लोक कलाओं की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। आयोजन के आखिरी दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों एवं वैश्विक प्रतिनिधियों का सम्मेलन संपूर्ण राज्य के लिए अत्यंत गर्व और गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक धरोहर, समृद्ध प्राचीन परंपराओं और ऐतिहासिक गौरव को विश्व पटल पर अत्यंत प्रभावशाली और गर्व के साथ प्रस्तुत कर रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों और संस्कृति कार्य समूह की बैठकों के समापन अवसर पर मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा की, जिसमें ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों के गहन मंथन और बहुपक्षीय चर्चाओं के बाद सर्वसम्मति से भोपाल घोषणा पत्र को अपनाया गया, जो ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों, विरासत संरक्षण और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने भारतीय चिंतन के मूल मंत्रों वसुधैव कुटुंबकम, जियो और जीने दो, इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की ये प्राचीन अवधारणा विश्व शांति, सद्भाव और वैश्विक कल्याण की पक्षधर रही है। देश का हृदय स्थल मध्य प्रदेश इस ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी और मेजबान बनकर गौरवान्वित हुआ है। मध्य प्रदेश की आध्यात्मिक चेतना, ऐतिहासिक स्थापत्य, कला और जनजातीय विरासत का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विदेशी मेहमानों को राज्य की समृद्ध कला, संस्कृति, विशिष्ट व्यंजनों और आत्मीय आतिथ्य का एक अलौकिक अनुभव प्राप्त हुआ है। आइए इस पर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। राजा भोज की नगरी मध्य प्रदेश की इस राजधानी में संस्कृति मंत्रियों का ये सम्मिलित आयोजन, ये हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के लिए कितने प्रकार से काम और उन कामों की गुणवत्ता, उन कामों के पीछे का गंभीर निहितार्थ पकड़ करके हमारे देश की अच्छाइयों को दुनिया के साथ बांट करके हम अपने इस देश के अतीत के गौरवशाली पक्ष पर गर्व कर सकें। ऐसे में अगर सारे विषयों के साथ देखें तो कल्चर का, अतीत का हमारा बहुत स्वर्णिम अध्याय रहा है, उसको जीवंत करते हुए, और वो सभी वेद वाक्य जो माननीय मंत्री जी ने भी बोले, हमारा तो भाव वसुधैव कुटुंबकम का है। हम अपने उस वसुधैव कुटुंबकम के भाव के बलबूते पर कल्चर की जो अच्छाइयाँ, जियो और जीने दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो उनने वेदवाक्य सुनाया, सच में वास्तव में आज ये नगरी धन्य हुई। हमारा राज्य आभारी है माननीय मंत्री जी का, और इनके माध्यम से वो सारे स्वनाम धन्य अलग अलग देशों के माननीय मंत्रीगण या वहाँ के अधिकारीगण हमारे बीच पधारे। कई लोग तो पहली बार आए, पहली बार लोगों ने भोपाल देखा और अब यहाँ से सांची जा रहे हैं। मैं अपनी ओर से माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करूँगा, माननीय मोदी जी की उस भावना के अनुसार कि मध्य प्रदेश ये देश का दिल है और देश का दिल ऐसा ही धड़कता रहे और आपका साथ मिलता रहे। तो मुख्यमंत्री ने जो भी कुछ कहा है उसमें आखिरी लाइन सभी ने सुनी। मध्य प्रदेश देश का दिल है और भोपाल में जो ये आयोजन हो रहा है, ब्रिक्स देशों का जो सांस्कृतिक महोत्सव है, देश दुनिया की कला, संस्कृति और परंपराओं का अद्भुत जो संगम देखने के लिए मिल रहा है। कहीं ना कहीं कला और संस्कृति से वैश्विक मैत्री का संदेश भी यहाँ पर जा रहा है। इस पर खास चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार मोहनलाल मोदी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है मोहनलाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरे हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत मोहनलाल जी आपके साथ करना चाहेंगे। सबसे पहले तो ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आए हुए हैं, कला संस्कृति को सराहना मिल रही है, वैश्विक मंच मिल रहा है, भारतीय कला और संस्कृति की जो परंपरा है उसकी भी काफी सराहना हो रही है। एक और बात निकल के सामने आई है, भोपाल घोषणा पत्र को अपनाया गया है। क्या है ये भोपाल घोषणा पत्र और ये जो आयोजन हो रहा है, जो महोत्सव है, कैसे देखते हैं आप इसे? साक्षी, अगली जो परिदृश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो बहुत अच्छा नहीं है।
अभी हाल ही में हमने देखा सऊदी अरब हो, तुर्की हो, पाकिस्तान हो, इन्होंने एक मुस्लिम नाटो टाइप का एक संगठन बना के तय कर लिया, हम में से किसी एक पर कोई आक्रमण करेगा वो तीनों पे आक्रमण माना जाएगा, यानी इनमें से किसी एक को छेड़ेंगे तो ये तीनों मिलके उससे युद्ध करेंगे। तो ये जो भाव है, दरअसल ये नेगेटिविटी को केंद्रित करने की एक प्रक्रिया है। देखिए, भारत जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी हम एक परिवार के रूप में इस विश्व को देखते हैं और सभी के सुख की कामना करते हैं। तो फिर हम ब्रिक्स जैसे संगठनों के माध्यम से ये परिदृश्य को उनका निर्माण करते हैं कि सभी एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करें, विरासत में हमें क्या मिला, वो कहाँ है, किस रूप में एक दूसरे के पक्ष में उसका हम उपयोग कर सकते हैं, सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे को कैसे देशों को जोड़ सकते हैं। अब इससे क्या है कि एक तो मित्रवत जो हमारे सहयोगी देश हैं उनके साथ जो अटूट संबंध बनते हैं, ये प्रतिकूल माहौल में हमें संबल प्रदान करते हैं। जैसे सऊदी अरब तुर्की और पाकिस्तान के साथ भी है, लेकिन मोदी जी का ये वहाँ जो प्रधान है वो बहुत सम्मान करते हैं और सबसे बड़ा सम्मान वहाँ का जो है वो मोदी जी को प्राप्त है, सऊदी अरब का। तो ये दरअसल क्या होता है, जब कोई मित्र देश चाहे ब्रिक्स के माध्यम से आए चाहे किसी अन्य माध्यम से आए, जब यहाँ आते हैं तो मन में एक अच्छा भाव लेके तो जाते हैं, और जब कभी प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं तब दबाव ये बनता है कि आपको मान लीजिए भारत का विरोध करना ही है। तो जब हमारे यहाँ से लोग मित्र भाव लेके जाते हैं तो इतनी शर्त तो वो लगाएंगे ही कि ठीक है हम भारत का पक्ष नहीं लेंगे तो हम भारत का विरोध भी नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो ये जो पॉजिटिव चीजें हैं ये ब्रिक्स जैसे सम्मेलन के माध्यम से मध्य प्रदेश में हुई। मोहनलाल जी, ऐसा लगता है जैसे ब्रिक्स जैसे सम्मेलन अगर हो रहा है और जिस प्रकार से हमारी भारतीय परंपरा है, आपने भी कहा कि यहाँ से संतुष्ट होकर जाते हैं जो भी मेहमान है। सऊदी अरब की बात निकली थी, वो पाकिस्तान का भी पक्षधर है, उसका भी साथ रहता है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है उससे भी वो प्रभावित है। तो बिल्कुल ये बात सही कही है। और ऐसे जब सम्मेलन होते हैं तो अगर हमारा साथ ना देना हो तो हमारे विपक्ष में भी देश नहीं होता है कोई भी, तो कहीं ना कहीं नुकसान भी कम होता है ऐसे सम्मेलन से, अगर वैश्विक पटल पर हम बात करें तो। बिल्कुल साक्षी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यही कारण है कि हम इस तरह के, जैसे आप देखिए इसमें ना तो कोई हमने किसी से कोई औद्योगिक कोई समझौता किया है, ना कोई बहुत बड़े एमओयू साइन हुए हैं, कुछ नहीं है यहाँ। ये आप आइए, हमारे कल्चर को देखिए, हमारे भाव क्या है वो देखिए। अब सांची जा रहे हैं, सांची बौद्ध समुदाय का एक बड़ा तीर्थ स्थल है वो, और भारत में भी बहुत निष्ठावान लोग हैं जो वहां पर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बौद्ध धर्म का जो प्रभाव है वो बड़ा अकल्पनीय, बहुत कहना चाहिए व्यापक परिदृश्य में फैला हुआ है। तो ऐसे में जब कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी जी बोले थे ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, तो एक संदेश वहां काशी में खड़े होके ये व्यापक स्तर पर ब्रिक्स देशों के माध्यम से जाने वाला है कि हाँ, हमने भारत में देखा वो जो कहते हैं वो दिखाई भी देता है वहां, क्योंकि वहां सेवा या पूजा या अनुष्ठान यदि किसी विभूति के पक्ष में किए जाते हैं तो वो बुद्ध जैसी विभूतियां जो भारत में पूजनीय वंदनीय है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा संदेश होता है मोहनलाल जी, ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है। भूपेंद्र जी, भोपाल घोषणा पत्र को लेकर बात सामने आई है, आप इसे भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण समझते हैं? जी साक्षी जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल, बहुत साफ जी। देखिए, भोपाल जो ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह मध्य प्रदेश केवल भारत का हृदय प्रदेश नहीं है बल्कि सांस्कृतिक आत्मा भी है। आज जिस तरह से विकसित के देशों के जो 10 देशों और 4 उसके कल्चर कंट्रैक्ट देशों 14 देशों के साथ जो 55 मंत्रियों के साथ जो बैठक हुई और जो 5 से 8 अगस्त तक चली, और इसमें विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं, उनके रीति रिवाज, उनके जो जिस तरह से पूर्व वक्ता ने भी कहा कि वसुधैव कुटुंबकम जियो और जीनो दो, और साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना करने वाले हमारे, चाहे वैदिक रूप से हो, चाहे हमारी सांस्कृतिक परंपरा हो, चाहे हमारी ज्ञान परंपरा का मूल स्रोत हो, इन सब चीजों में यही चीज समाहित है। और हम इस चीज के आयोजन करके जो 2026 में जिस तरह से कल्चर के रूप में, तो जिसके तरह सांस्कृतिक चेतना, विरासत और वैश्विक दृष्टि से प्रदर्शन के महत्वपूर्ण एक अवसर मिला जो भारत को, और भारत ने इसकी अध्यक्षता की, और ये निश्चित रूप से एक नया रोड मैप तैयार हुआ जो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे सामरिक दृष्टि से हो, चाहे वह सांस्कृतिक विरासत के और सांस्कृतिक संपत्तियों के संरक्षण के लिए हुई हो,
क्योंकि जिस तरह से एआई और विभिन्न टूल्स का उपयोग हो रहा है, उनके साथ साथ हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर है उनका भी संरक्षण और सदुपयोग होना चाहिए। मध्य प्रदेश निश्चित रूप से एक जनजाति बहुल क्षेत्र है, वहां की एक परंपराएं हैं, उनका एक विज्ञान है, उनकी संस्कृति है, और उस तरह से उनको भी संरक्षण वैश्विक रूप से पटल का स्थान मिलेगा, चाहे वो आपके खान पीन से हो, चाहे वो आपके वैज्ञानिक रूप से परख रूप से उनकी वास्तुकला हो, चाहे वो हस्तकला हो, चाहे पेशेवर नेटवर्क हो, चाहे वो दुनिया के जिस भी परिवेश में हो वैश्विक रूप से, वह समागम कल्चर के रूप में जा रहे हैं। आज हम आधुनिकता के जिस तरह से दौर में देश बढ़ रहे हैं, हमारे पूर्व वक्ता ने जिस तरह से बताया कि अभी जिस तरह से सऊदी अरब और पाकिस्तान और तुर्की के बीच में संरक्षण हुआ है, और हम देख रहे हैं कि आदि शक्ति बनने, परमाणु शक्ति बनने की होड़ में ईरान हो, या फिर जिस तरह से अमेरिका जिस तरह से अपनी क्षमता दिखा रहा है, और जिस तरह से एक ध्रुवीय केंद्र के बनने का विकल्प कर रहा है, तो भारत जैसा एक विशाल देश जो अपनी सांस्कृतिक जड़ों के साथ जुड़ते हुए आधुनिक परिवेश में वह विश्व को और अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करते हुए उनमें एक निश्चित रूप से अपनी विरासत को आगे बढ़ा रहा है, वो भी वैज्ञानिक परिक रूप से। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और हम जिस तरह से जानते हैं कि विभिन्न जो परंपरागत चाहे विरासत चीजें रही हैं, जो हमारी सांस्कृतिक भी रही हैं, उनमें चाहे कॉपीराइट हो, चाहे एआई हो, चाहे उनका अधिकार हो, और उसके साथ इन पेशेवर नेटवर्क के रूप में उनका आदान प्रदान होना, उन संस्कृतियों को एक दूसरे के देश में एक रूप में प्रस्तुत करना, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि काल यही निर्णय है। और बिल्कुल बिल्कुल भूपेंद्र जी, और साथ में ये भी कहा जा सकता है कि ब्रिक्स अब आर्थिक मंच से आगे बढ़कर उभर कर अब कल्चरल कोऑपरेशन के रूप में भी एक मजबूत प्लेटफॉर्म बन रहा है। बिल्कुल, और इससे आर्थिक सामाजिक रूप से, और जिस तरह से आप देखिए ना, भौतिकता के रूप में हम मूल रूप से जो जड़ें हैं, वो जड़ का पर्याय यहाँ है हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी जो पुरानी विरासतें हैं, उनका एक संरक्षण हो। और जिस तरह से वो पहले दिन आए और इंदिरा संग्रहालय में घूमे, और हमारे यहाँ चाहे मध्य प्रदेश में किस तरह से भी जनजाति क्षेत्र के, चाहे मांडू आप देख लें, चाहे आप अमरकंटक देख लें, और विभिन्न जो क्षेत्र हैं जो ऐतिहासिक हैं, और खजुराहो है, और चाहे आपका और भी जो क्षेत्र हैं, निश्चित रूप से वो एक विरासत के रूप में हमारे अंतर्राष्ट्रीय धरोहर के रूप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जड़ जो है सांस्कृतिक धरोहर ही है, बिल्कुल, और इससे वैश्विक मंच यहाँ पर मिल रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। मोहन लाल जी, एक मेरा ये सवाल रहेगा, हम परंपरा की बात करें, ब्रिक्स के प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आए हैं, एक दूसरे के देशों की पारंपरिक चीज़ों से, संस्कृति से सब रूबरू हुए, ठीक है, और आपने भी जिस प्रकार से बात कही कि हमारे देश से अगर कोई भी प्रतिनिधि मंडल या कोई भी मंत्री बाहर का, विदेश का आता है, तो वो बिल्कुल संतुष्ट होकर और बहुत खुश होकर जाता है, और हमारी परंपराओं को हमेशा सराहना मिलती है। अब इसका हम आज के दौर की बात करें तो हमारी परंपराओं का ये जो एकदम विश्व पटल पर एकदम प्रदर्शित हो रही है, युवा जो है उन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, उनके भविष्य पर कैसा प्रभाव होने वाला है। एआई का जमाना है, डिजिटल जमाना है, परंपरा संस्कृति को युवा साथ लेकर कैसे चले, और इस प्रकार के सम्मेलन कैसे लाभकारी और कल्याणकारी और कैसे सहायक साबित होंगे। साक्षी, जैसा आपने कहा कि ये जो युग है, ये जेन जी का युग है, बिल्कुल, ये भारत का भविष्य है। हाँ, हमें सावधानी ये बरतनी है, जो ब्रिक्स दिखाता है हमें, कि यदि हम नूतन की बात करते हैं तो पुरातन को हम ना छोड़ें। कल्चर जो होता है वो पुरातन होता है, तो और वो हमने देखा भी है। यहाँ जो कहना चाहिए परेड हुई, जो फैशन डिजाइनिंग का जो एक कहना चाहिए, तो वो उसमें हमने खादी का, हमने रेशम का उसमें एग्जीबिशन किया, तो हमने वो बताया जिसमें हमें महारत हासिल है, और ये विश्व के पक्ष में भी है, क्योंकि जहां हम सिंथेटिक कपड़ों की ओर जा रहे हैं, मैं उदाहरण मात्र दे रहा हूं, तो वहां कई बीमारियों को पालते हैं, लेकिन जब हम कॉटन जैसी चीज, रेशम जैसी चीजों की ओर लौटते हैं, तो हम एक वातानुकूलित वस्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसी प्रकार जो हमारा जो पुरातन, जो हमारा कहना गौरव का जो विषय है, वो यही है कि हमारे पास चाहे वो शैक्षणिक अवस्था में नालंदा विश्वविद्यालय हो, पुरातन में हमारे चाहे हाथ करगा हो, या फिर हमारे मोटे अनाज हो, दरअसल ये पौष्टिकता की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से ये इतने अनुकूल हैं कि जो भी देश इनको नजदीक से देखेगा, समझेगा,
आप यकीन माने वो हमारा एम्बेसडर बन के जाएगा यहाँ से। बिल्कुल। और मोहनलाल जब जी, ये जिस प्रकार से अभी सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री भी एक्टिव नजर आ रहे हैं और उन्होंने हथकरघा बुनकरों की भी बात कही है, तो उसे बहुत ज्यादा सराहना और बढ़ावा भी मिल रहा है। नहीं तो ये देखना चाहिए ना भाई, हमारे यहाँ दरअसल जो मूल हमारा जो कहते हैं ना कि देश कहाँ बसता है, तो गांव में बसता है। बिल्कुल। तो गांव जो है क्षेत्र है जहाँ हाथकरघों का अस्तित्व बचा रह गया है, बाकी शहरों में तो मशीनीकरण हो गया। तो अब जब हम इन्हें बूस्टअप देंगे, इन हाथकरघा वालों को बूस्टअप देंगे, हम ये जो हमारा कुम्हार भाई है जो सुंदर कलाकृति है मिट्टी की बनाता है, हम उसको बूस्टअप देंगे, तो दरअसल ये वो चीजें हैं जहाँ एनर्जी खपत कम है, उत्पादन अच्छा है और पर्यावरण विपक्ष में है। तो वैश्विक स्तर पर जब ये अच्छा प्रयोग जाता है और जब इसको युवा इसका प्रस्तुतिकरण करें, जिसे हम जेन जी कहते हैं आज की नई भाषा में, तो फिर एक युवा भारत कितना नूतन पुरातन के बीच में एक अच्छा कहना चाहिए सामंजस्य बिठा के वो वर्तमान जो विश्व से आंख में आंख डाल के बात कर रहा है, तो ये केवल भारत के लिए नहीं, मध्य प्रदेश के लिए बिल्कुल बहुत सही बड़ी बात, एकदम सही बात कि हमारा दिल जो है गांवों में बसता है और उनको बूस्ट यहाँ पर मिलना चाहिए। समय की सीमा है, आप दोनों मेहमान को रोकना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ब्रिक्स देशों का सांस्कृतिक महोत्सव है, कला संस्कृति से वैश्विक मैत्री का संदेश यहाँ पर दिया गया है। और जिस प्रकार से आखिरी बात यहाँ पर कही गई है चर्चा में कि गांवों में दिल बसता है, तो उनकी परंपराओं को, संस्कृति को अगर इस प्रकार से बूस्ट मिलता है, इस प्रकार के सम्मेलन से बूस्ट मिलता है, तो ये बहुत ही पूरे देश के लिए अच्छी बात होगी। फिलहाल मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।